बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और जिस तरह के बैनुल-अक़वामी ज़राए इब्लाग और पाकिस्तानी ज़राए इब्लाग में आपने ये ख़बर नुमाया तौर पर देखी होगी कि पुलवामा हमले के हवाले से मकबूजा जम्मू एंड कश्मीर के साबिक़ गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अहम इंकशाफात किए हैं और कहा है कि पुलवामा हमले के बारे में उनके पास बहुत सारी मालूमात थी, ताहम भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजित डोवल ने उन्हें इस वाक़े पर चुप रहने का कहा। ये पुलवामा का जो वाक़या हुआ था 2019 फरवरी में, इसका मलबा पाकिस्तान के ऊपर डाला गया और फिर सब्सिक्वेंटली पाकिस्तान के ऊपर फ़िज़ाई हमला किया गया। ये सत्यपाल मलिक आखिर 3.5-4 बरस के बाद क्यों इस मामले के ऊपर अब उन्होंने लब कुशाई क्यों की और पुलवामा की हकीकत क्या है? इससे पहले जो भारत में वाक़यात हुए क्या वो भी इसी तरह स्टेज्ड टेररिज्म इंसिडेंट्स थे और मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना था? इससे और इससे रिलेटेड जो डेवलपमेंट्स हैं कि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी आइंदा माह भारत का दौरा करेंगे। इस तल्ख़ माहौल में जब पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा भारत का दौरा करेंगे तो क्या किसी किस्म की कोई बर्फ़ पिघलने की तवक्को है, कोई बेहतरी की तवक्को है? इन तमाम अमूर पर हम बात करेंगे। हमारे साथ पैनल मौजूद है। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इंडियन अफेयर्स अब्दुल्ला शाद साहब। अब्दुल्ला शाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। स्काइप के ज़रिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब और उनके साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब। राशिद वली साहब भी इलाकाई और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं और अखबारात और रसाइल में इस हवाले से लिखते भी रहते हैं। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला शाद, ये आपने बिल्कुल देखा होगा, इंतहाई चशम कुशा इंकशाफात हैं सत्यपाल मलिक के, लेकिन अगर उन्हें ये इंकशाफात किए हैं तो इतनी देर से क्यों? सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया इस देरीना मौजू पे बात करने का मौका फ़राहम करने के लिए। सर, असल में जब पुलवामा का अटैक हुआ था उस टाइम भी जब पुलवामा का हमला हो चुका था, सत्यपाल मलिक ने करण थापड़ को अपने ये इंटरव्यू में कहा है कि वो 2 चैनल से बात कर चुके थे, 2 ज़राए इब्लाग के उनसे बात कर चुके थे और उन्होंने कहा था कि इसके अंदर हमारी अपनी गलतियाँ हैं। जब वही बात उन्होंने मोदी से बोली, अजीत डोवाल से बोली, तो उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर खामोश हैं क्योंकि आपको नहीं पता ये क्या है। और उसके ऊपर वो उसी इंटरव्यू के अंदर सत्यपाल मलिक कहते हैं कि इसका ब्लेम जो था वो पाकिस्तान की तरफ मैं समझ गया जाना है और मैं वक्ती तौर पर खामोश हो गया। लेकिन सत्यपाल मलिक एक ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जो इस तरह के मामलात के ऊपर ज़्यादा देर तक अपनी खामोशी बरकरार रख सकते हैं। जब किसान मार्च का इशू हुआ इंडिया के अंदर और ये खालिस्तान का सब चल रहा था, मकबूजा कश्मीर से हटाने के बाद उन्हें गोवा का गवर्नर बना दिया गया और कुछ महीने पहले तक वो मेघालय के गवर्नर थे और उससे उन्हें इसलिए हटाया गया कि उन्होंने सिखों के बारे में, सिखों के हक़ में ये बयान दिया था कि अगर आप मोदी सरकार ने इनकी मुतालबात को दरखोरे इतना ना समझा और इसके ऊपर कोई एक्शन ना लिया तो ये 300 साल तक बात नहीं भूलते और ये भारत की सालमियत को ले डूबेगा। अब ये जो इंटरव्यू है, असल में इसके अंदर जो इंटरव्यूअर हैं उनकी बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, जो करण थापड़ तो एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है। करण थापड़ एक तो अथॉरिटी हैं और उनके वालिद साहब जो PN थापड़ थे, वो जब इंडो साइनो वार चल रही थी 1962 के अंदर, तो वो भारत के चौथे आर्मी चीफ थे। वो जो भारत के साबिक आर्मी चीफ के बेटे हैं और उनके इंटरव्यू के बारे में पहले से ही एंटिसिपेट कर लिया जाता है कि जो भी इंटरव्यू होगा उसके अंदर चशम कुशा इंकशाफात होंगे। सत्यपाल मलिक ने इस इंटरव्यू के अंदर ये तासर दिया है कि वो तवील खामोशी से और एहसास जुर्म से अब ज़्यादा खामोश नहीं रह सकते थे, इसलिए उन्होंने ये हकाइक जो हैं उन्होंने कहा कि अवाम के सामने आने चाहिए। पब्लिक को कुछ भी नहीं पता कि क्या हुआ है और उसका ब्लेम जो था सारा एक तरफ शिफ्ट कर दिया गया है। और इसके अंदर सबसे अहम बात यह है कि पूरे इंडिया के अंदर से इसके हवाले से इदराक सामने आ रहा है। शशि थरूर हों, शरद पवार हों, जो साबिक कर्नाटक के वज़ीर आला हैं सिद्धरामैया, जो छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला हैं भूगेल साहब, भूपेश बघेल, उनकी तरफ से कहा गया है कि इस सारे वाक़े की प्रोब होनी चाहिए और जो पुलवामा के अंदर 40 भारतीय फ़ौजी हलाक हो गए थे उनके जो वरसाएँ उनकी तरफ से भी एहतजाज किया जा रहा है। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, बड़े अहम इंकशाफात सत्यपाल मलिक के, पूरा हिंदुस्तान जो है वो उसको हिला दिया गया इन इंकशाफात ने और मोदी सरकार और उनकी जो टीम है इस वक्त मुंह छुपाती फिर रही है, चूँकि एक ऐसे एंकर से इंटरव्यू किया गया जिनकी अपनी एक अथॉरिटी है, जिनकी अपनी एक सनत है। तो आप कैसे समझते हैं अब जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया, पूरी आलमी बरादरी को गुमराह किया गया भारतीय सरकार की जानिब से, आज पाकिस्तान स्टैंड्स विंडिकेटेड, पाकिस्तान बेगुनाह साबित हुआ। आपसे पूछना यह है, लेकिन जो नुकसान पाकिस्तान को होना था वो तो हो गया,
अब इसका अजाला कैसे हो गया? क्या आलमी बरादरी अब भारतीय बयानिए पे यकीन नहीं करेगी? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो पाकिस्तान के लिए तो ये ज़रूरी है कि जो हक़ाइक़ हैं वो दुनिया के सामने लाए, और ये खुशाइंद पहलू है कि भारत के अंदर से भी जो संजीदा और मुतवाज़िन आवाज़ें ज़हन उठ और रही हैं। आवाज़ें हैं, वो बिल्कुल। और वो हक़ाइक़ को सामने ला रही हैं। लेकिन मुझे क्विकली ये अलाउ कीजिए कि मैं जो भारतीय अफ़वाज और उनकी लीडरशिप है उनसे हमदर्दी का इज़हार करूँ। उसकी वजह ये है कि वक़्त गुज़रने के साथ-साथ आपको नज़र आता है कि बीजेपी की जो क़यादत है, वो अपनी हिंदू तंग नज़री के लिए अपनी अफ़वाज को इस्तेमाल करना चाहती हैं। उनकी जानों की कोई अहमियत नहीं है उनके लिए। जिस तरह के ये 40 लोग हलाक हुए, तो मैं ये बताना चाहता हूँ आपके फ़ोरम से कि इवन ये जो पुलवामा का भी इंसिडेंट था 2019 का, बिल्कुल आज की तरह जो इलेक्शन का आने वाले थे भारत में, पाकिस्तान की तज़वीराती और सियासी और सिफारती क़यादत को इसका भरपूर इदराक था। दिसंबर 2018 में पाकिस्तान ने दफ्तर ख़ारजा में तमाम बड़ी ताकतों के सुफरा को तलब करके उनको एक ब्रीफिंग दी थी, जिसमें इस खदशे का इज़हार किया गया था कि भारतीय क़यादत आने वाले इलेक्शंस में कोई ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना हरकत कर सकती है जिसको वो अपनी सियासी कद को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। और बदकिस्मती से भारत ने हमारी जो तशवीश थी और खदशे को सही साबित किया, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पुलवामा में हुआ, जिसके नतीजे में जिसके बाद उन्होंने एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना हरकत की, जो बालाकोट एयर स्ट्राइक की कोशिश की, जिसका हमने मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन जो मेरा सेंट्रल आर्गुमेंट है वो ये है जी। कि भारत मुसलसल अपनी भारतीय जो सियासी क़यादत है वो अपनी अफ़वाज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनकी जानों को ख़तरे में डालना चाहते हैं, इस न्यूक्लियर एनवायरनमेंट को उसके रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं, सिर्फ अपने सियासी मफादात को हासिल करने के लिए। दूसरी जानिब आप ये भी जानते हैं कि डोकलम में आप देखें उनके साथ क्या हुआ, आप देखें कि स्विफ्ट डॉट के नतीजे में पाकिस्तान ने उनके साथ क्या किया। लेकिन आखिरी बात जो मैं आपके नाज़रीन को बताना चाहता हूँ, वो मंगल के दिन एक सेमिनार से खिताब करते हुए जो भारतीय एयर चीफ हैं BR चौधरी, उन्होंने अगेन एक इंतहाई गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दी है कि भारतीय जो फ़ज़ाइया है वो एक नो वॉर नो पीस के सिनारियो के अंदर एक न्यूक्लियर ओवरहैंग के तहत अभी भी एक ऑप्शन रखती है। तो ये बताना उनको बहुत ज़रूरी है कि पिछली दफ़ा भी जो एस्केलेशन नहीं हुई थी, उसकी वजह ये नहीं थी कि पाकिस्तान की कैपेबिलिटी नहीं थी, बल्कि पाकिस्तान के जो बहादुर और काबिल जो पायलट्स थे, वो उसी टाइम में उसी एयर बैटल में 27 फरवरी को 8 से 9 भारतीय तैयारों को निशाने पे लिए हुए थे, और उनके लिए बड़ा आसान था कि वो 8 से 9 जहाज गिरा देते, लेकिन उन्होंने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया ताकि एस्केलेशन ना हो। लेकिन अगर भारतीय अफवाज की ये गलतफहमी है कि वो आइंदा भी इस किस्म की कोई गैर जिम्मेदाराना हरकत कर सकते हैं, तो हमारी जो डॉक्ट्रिन और जो सोच है क्विड प्रो को प्लस के तहत, उसका पहले से ज़्यादा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, इंतहाई अहम तरीन इंकशाफात हैं, और जिसका नतीजा और कंक्लूजन ये निकलता है कि सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग, इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान कार्ड को इस्तेमाल किया गया। इतने बड़े पैमाने पर एक दहशतगर्दी का ढोंग रचाया गया, खुद प्लान किया गया। तो आप क्या समझते हैं, महज इलेक्शन जीतने के लिए इस कदर खौफनाक दहशतगर्दी के वाक़यात कराकर मलबा पाकिस्तान के ऊपर डालना, इससे तो पूरा जो जनूबी एशिया है उसका अमन और सलामती यकीनी तौर पर ख़तरे में है। जैसे कि डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब ने कहा कि मिज़ाइल चल सकते थे, न्यूक्स इस्तेमाल हो सकते थे, तो महज अपनी सियासी साख को बचाना, इलेक्शन में जीतने के लिए पूरे इस खित्ते को जंग जिसे कहते हैं जंग की भट्टी में बिल्कुल उस झोंक देना, ये तो बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है इंडियन लीडरशिप का। जी ब्रिगेडियर बिल्कुल मदीन साहब, जो भारतीय रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट होने का भरम जो उन्होंने कारगिल में कायम करने की कोशिश की थी, वो पुलवामा में बिल्कुल टूट गया। उन्होंने जो नोशन होती है तस्वीराती, स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी का तजाद, यानी कि
न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से अगर जंग नहीं होने का चांस, तो एक फरीक बढ़ के कोई ऐसा छोटा एक्शन करता है जंग से नीचे कि अपने वो तस्वीराती और टैक्टिकल अहदाफ हासिल करे, तो उन्होंने वो ये करने की कोशिश की। और ये तो अभी रोज़े आया है की तरह है कि एक काफिला था जिसमें 78 गाड़ियां थी, और उस काफिले को हेलीकॉप्टर से ले जाया जा सकता था, जिसको सत्यापाल साहब ने बड़ा क्लियरली एक्सपोज किया है। तो उसमें एक ऐसे नौजवान ने जो कि कश्मीरी था, जिसको 2016 में गोलियों से जख्मी किया गया, वो हार्बर कर रहा था फ्रस्ट्रेशंस, और बुरहान वानी के मरने के बाद जो फसादात में उसको गोली लगी थी, तो वो डार साहब अगर उसने जाके एक एक्शन किया जिसकी वजह से कुछ कैजुअल्टीज हुई, और वो उनकी नाअहली की वजह से थी कि जिस तरीके से वो इस काफिले को ले जा रहे थे, अब उसको एक्सटर्नलाइज करके एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान पे हमले का एक अटैक का प्लान बनाया गया, ताकि वो उससे इलेक्टोरल एडवांटेजेस, उसके फ़वाइद हासिल किए जा सकें। और देखें जिस तरीके से वो आए, उन्होंने बालाकोट में हमला किया, तो वो उनकी सियासी और उनकी फ़ौजी क़यादत की नाअहली साबित करते हैं, क्योंकि 12 जहाज़ जो लेके आए उसमें से 6 जो थे वो इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम उसका ऑपरेट नहीं कर पाया बिकॉज बैड वेदर था। फिर उन्होंने जो ये तासुर देने की कोशिश की कि यहाँ पे कोई ऐसा हदफ था जिसको हम टारगेट करना चाहते थे, जिसमें दहशतगर्दी थी, तो वो तो वहाँ कुछ भी नहीं था। और वो इतने नाअहल थे कि उन्होंने अपने जहाज़ों में वो एलिवेशन गलत फीड कर दी टारगेट की बालाकोट के इर्द गिर्द। तो जहाँ पे उन्होंने बम गिराना था, उधर बम गिराने के बजाय उससे 2 किलोमीटर आगे एक सिविलियन बस्ती में जाके वो गिरे। 5 बम गिरे और उनमें से एक, जिसको टेक्निकल टर्म में ओवरहैंग कहते हैं, वो हुआ। सो एक कौवा मरा हुआ और भारत ने पूरी दुनिया को दिखाया, और ये उनकी अचीवमेंट थी जो कि अपनी इलेक्टोरल सेंसिबिलिटीज़ को अपीज़ करने के लिए। तो इसके रिस्पांस में 3 चीज़ें अहम बहुत याद रखने वाली हैं कि पाकिस्तान ने सियासी सतह पर, फौजी तस्वीराती और ऑपरेशनल टैक्टिक्स कहते हैं, बेहतरीन हिकमत अमली का मुजाहरा किया। प्रिपेयर्डनेस ऐसी थी कि 32 घंटे के अंदर अंदर हमारी एयरफोर्स तैयार थी उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए। और जब वो रिस्पॉन्स उनका आया हमारा, तो 26 का जब पैकेज गया तो वो बिल्कुल बौखला गए, और बौखलाहट में उन्होंने अपना एक MI-17 उसको गिरा दिया। उसके बाद उनका एक SU-30 जो लॉक हो गया, उसको देख दूसरा SU-30 भाग गया। तो जो 4 जहाज उनके पेट्रोलिंग पे थे, जिस दिन पाकिस्तान ने 9 बजे दिन के टाइम पे अटैक किया, और ये माइंड यू कि रात को नहीं अटैक किया, जो कि हमेशा भारत का खासा होता है कि वो रात को अटैक करता है। जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और पुलवामा हमले के ऊपर चश्म कुशा इंकशाफात के ऊपर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और हम बात कर रहे हैं भारतीय सहाफ़ी और एंकर करण थापर के इंटरव्यू की, जिसमें उन्होंने सत्यापाल मलिक से पुलवामा हमले के बारे में कुछ अहम चीज़ों के हवाले से अहम इंकशाफात हासिल किए। अब्दुल्ला शाद, ये अभी तक की जो गुफ्तगू, और हमें ये पता चल रहा है कि भारत सिर्फ अपने सियासी मफादात और इलेक्शन जीतने के लिए, और वो भी ख़ास तौर पर बीजेपी किसी हद तक भी जा सकती है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पूरे खित्ते को किसी भी ख़तरे से दोचार कर सकती है। आपसे सवाल ये है कि आलमी बरादरी इन तमाम तर हक़ाइक़ सामने आते हैं। पहले डिसइन्फो लैब का भी ड्रामा बेनकाब हुआ, डिसइन्फो लैब ने यानी भारतीय प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। तो अब आप समझते हैं कि इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है वो इन इंकशाफात का कोई नोटिस लेगी, चूँकि पाकिस्तान को इससे बहुत नुकसान पहुँचा? सर, सबसे अहम बात तो ये कि तमाम जो आलमी ज़राए ब्लाग हैं उनके अंदर इस वाक़े को, सत्यपाल मलिक के इंटरव्यू को, जो भारत के अंदर से ख़ुद आवाज़ें उठ रही हैं, जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ था, पूरी तरह रिपोर्ट किया गया है। अल जज़ीरा हो, दूसरे हो, वाशिंगटन पोस्ट, इवन सब के ऊपर। लेकिन बात यह है
कि जो आपने कहा है कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। असल में जो इस वक्त आरएसएस और बीजेपी का सबसे बड़ा ख्वाब है ना, वो है 2025 तक किसी भी तरह इंडिया को हिंदू रियासत डिक्लेयर कर देना। इसकी वजह यह है कि 1925 के अंदर आरएसएस वजूद में आई थी और जो आरएसएस के लीडरान हैं मोहन भागवत, राजू भैया, वो कह रहे हैं कि हम जो अपने 100 साल जश्न में दाखिल हों वो एक हिंदू रियासत के तौर पर हों। और जब उनसे बात की जाती है या सवालात किए जाते हैं कि इसका भारत को क्या नुकसान होगा, तो वो उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। वो कहते हैं कि कम से कम तारीख के अंदर एक बार तो इस तरह हो कि जो सबसे बड़ी स्टेट थी, क्योंकि वैसे भी जो हिंदुस्तान है इस साल वस्त तक चाइना को भी हो सकता है आबादी के हवाले से पीछे छोड़ देगा। ये यूनाइटेड नेशंस की अपनी रिपोर्ट है और वो चाह रहे हैं कि जो सबसे बड़ी कंट्री है उसको हम हिंदू रियासत किसी भी तौर डिक्लेयर कर दें। अब बात ये कि इस साल 9 रियासतों के इंतखाबात होने थे, जिनमें से अभी काफ़ियों के हो चुके हैं। कर्नाटक के इंतखाबात जो हैं सर पे आ चुके हैं। अगले साल 2024 में भारत के आम लोकसभा इंतखाबात हैं। इस वक्त तमाम इन सूरत हाल की वजह से जो बीजेपी है उसको बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि सत्यपाल मलिक ने सिर्फ ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है कि मोदी को जो वो अपना तासर देते हैं, एक तो वो इंतहाई इल इन्फॉर्म्ड आदमी है, उन्हें ये भी नहीं पता कि मकबूजा कश्मीर के अंदर क्या चल रहा है और वो उस हवाले से बेखबरी और जहालत की इंतहा पर है। दूसरी उन्होंने बात की है कि मोदी हैज़ नो प्रॉब्लम विद एनी काइंड ऑफ करप्शन, यानी उन्हें किसी किस्म की कोई करप्शन से मसला नहीं है, क्योंकि ये भी वो एक अपनी जो उन्होंने नोटबंदी की थी 2016 के अंदर, जो अभी अडानी के हवाले से भी वो कहते कि मैं तो कम से कम साफ हूँ, ऐसा नहीं है। 2024 के अंदर इंतखाबात होने वाले हैं और वो इस वक्त देखें बाबरी मस्जिद का वो इशू कर चुके हैं, मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत का खात्मा कर चुके हैं। इस वक्त उनका सबसे बड़ा प्लान है यूनिफॉर्म सिविल कोड का नफाज, जो उनके 85 से उनके मंशूर के अंदर शामिल है। और ये है कि जब यूनिफॉर्म सिविल कोड इंडिया के अंदर लागू हो जाएगा तो मुसलमान, ईसाई, सिख, उनकी अपनी जो मजहबी शनाख्त है वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उन्हें अपने जिस तरह मुसलमान अभी शरई कवानीन को फॉलो करते हैं, ये नहीं होगा। वो भारतीय हुकूमत जाहिर सी बात है आरएसएस होगी तो हिंदुआना तौर पे ही तय करेगी कि उन्हें क्या करना है, कितनी शादियां कर सकते हैं, उनकी जायदाद वरासत भी खतरे में है। आइली कवानीन का उनका खात्मा हो जाएगा, सिर्फ मुसलमानों का नहीं, मसीहियों का भी, सिखों का, जैन का, बुद्धिस्ट का, सबका। और इसके लिए उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात के अंदर कमेटियां बनाई जा चुकी हैं जो इसके ऊपर काम कर रही हैं। जी डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, बड़ा अहम नुकता है कि हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि दीगर अक़लियतों की शनाख्त भी खतरे में पड़ चुकी है। सवाल यह है कि इतनी पावरफुल इस्लामी दुनिया, 57 इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जिनके हिंदुस्तान के साथ बड़े गहरे रवाबत हैं। आखिर वेस्ट और अमेरिका की को तो हम एक तरफ रखते हैं, तो क्या मुस्लिम दुनिया भी इस तमाम तर भारत की हटदर्मियों, भारत के पाकिस्तान के ऊपर दहशत गर्दी के इस झूठी कहानियों, बयानियों, मसाजिद के ऊपर हमले हो रहे हैं, मुसलमानों की शनाख्त को ख़त्म किया जा रहा है, इस्लामी दुनिया क्यों खामोश है? लेकिन जी आपका सवाल बहुत अहम सवाल है, लेकिन एक्चुअली जो तमाम रियासतें हैं वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी पॉलिसी साजी करती हैं और ये एक अफसोसनाक हकीकत है कि जो तवज्जो और तशवीश मकबूजा कश्मीर को दुनिया और आलमी बरादरी की जानिब से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है। लेकिन इसमें हमें परेशान या दिल गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। हमें जो हमारा बयानिया है और ख़ास तौर पे जो अब भारत के अंदर से भी जो आवाज़ें उठ रही हैं और जो बैलेंस्ड और ज़्यादा संजीदा लोग हैं वो हक़ाइक़ को अपनी आवाम के सामने भी लाना चाहते हैं, जो कि उनकी सियासी क़यादत आवाम से झूठ बोल रही है और उनके वसाइल एक गैर जिम्मेदाराना अंदाज में ज़ाया कर रही है। और अगेन मुझे थोड़ा सा एक्सपैंड करने दीजिए अपने पिछले आर्गूमेंट को कि मुझे भारतीय अफवाज की और उनकी क़यादत से हमदर्दी है 3 वजूहात की बुनियाद पे। क्योंकि एक तो अमेरिका को वो जिस तरह वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखें जी कंटेनमेंट ऑफ चाइना प्रोजेक्ट में हम आपके मेन एलाई हैं, मेन पिवट हैं। तो आप देखें कि चीन के साथ एक छोटी सी भी जो झड़प हुई डोकलम में उनको कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि उनको डंडों से और लाठियों से उनको मार दो, नंबर 1। तो वो वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका के अंदर भी ये सोच पैदा हो रही है, ये इदराक पैदा हो रहा है कि उस अमेरिका को भारत की सिक्योरिटी कमिटमेंट को ओवर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए और ये एक अहम एस्पेक्ट है। दूसरी बात जो है देखिए, चूंकि भारत अपना बहुत ज़्यादा दिफाई अखराजात कर रहा है तो उसकी एक माशी मजबूरी भी उनकी अफवाज की है कि वो जस्टिफाई करें अपनी
अवाम और अपनी सियासी क़यादत के सामने कि देखें जी, ये जो आपका अरबों डॉलर्स लग रहे हैं, इसके ज़रिए हम पाकिस्तान को शर्मिंदा कर सकते हैं, चीन को कंटेन कर सकते हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो वो अपने इस सारी इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कैसे करेंगे? अच्छा, तीसरा एस्पेक्ट ये है कि चूंकि पाकिस्तान का एक क्रेडिबल न्यूक्लियर डिटरेंस है, तो उसके बाद आप जानते हैं 87 से लेके आज तक 6-7 ऐसे क्राइसिस हुए हैं जिसमें भारत को हर दफा ये बात रियलाइज करनी पड़ी है कि उसके पास एस्केलेशन की कोई ऑप्शन नहीं है। और आखिरी जो ये स्विफ्ट रिटॉर्ट के जरिए तो उसको मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया गया, उसके अवाम को भी दिखा दिया गया और आलमी बरादरी को भी बता दिया गया कि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ दिफाई सलाहियत और काबिलियत है, कौमी हमीयत है, और बल्कि पूरी कौम मुत्तहिद और फौज के साथ खड़ी है कि वो किसी गैर जिम्मेदाराना हरकत का इंतहाई मुंह तोड़ जवाब दे सकती है। इस वजह से जो अब वाहिद एस्पेक्ट है जो भारत पिछले 20 साल से कर रहा है, वो लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट और टेररिज्म को सपोर्ट करने की कोशिश है, चाहे वो BLA हो या TTP हो। अब चूंकि पाकिस्तान की क़यादत ने फैसला किया है कि उसके सामने भी एक जो कि एक्चुअली भारत की इनडायरेक्ट वॉर है, तो उसके सामने भी एक डिसाइसिव तरीके से IBUs के जरिए से निपटा जाएगा। तो मैं समझता हूँ अब भारत को और आलमी बरादरी को ये समझ जाना चाहिए कि इस फुल स्पेक्ट्रम डिटरेंस में कोई स्पेस नहीं है भारत की किसी ऐसी जारियत की और ऐसी हरकत की। वो किसी भी डोमेन में करने की कोशिश करेगा, चाहे वो सबमरीन्स हो, उनको भी हमने 2 दफा डिटेक्ट किया, और तो कोई डोमेन ऐसी नहीं है जिसमें भारत को उसकी प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस भी हमने एक्सपोज ना की हो, उसको डिटर भी ना किया हो, और आलमी बरादरी को भी ये बताया हो कि देखें भारत ये डिजर्व ही नहीं करता कि उसके सामने एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर या एक ग्लोबल लीडर और अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल जैसी जिम्मेदारी उसको दी जा सके। इतने गैर जिम्मेदाराना न्यूक्लियर रियासत से ये तवक्को ही नहीं की जा सकती। ये आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल। ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आप क्या समझते हैं, क्या ऑप्शंस इस वक्त पाकिस्तान के पास अवेलेबल है? हमने देखा कि पाकिस्तानी दफ्तर खारजा ने महज एक मुख्तसर सा स्टेटमेंट जारी किया और कहा कि पाकिस्तान की पोजीशन और पाकिस्तान इस सारे वाक़े में बेगुनाह साबित हुआ है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को किस किस फोरम के ऊपर अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सारे वाक़े को बिल्कुल यूज़ करना चाहिए? चूँकि पूरे 4 बरस तक तो पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहा, हर बार ये कहा जाता था आपके फ़लाँ एरिया में इम्प्रूवमेंट नहीं है, ये नहीं है। तो पाकिस्तान को इन बेबुनियाद भारतीय दहशतगर्दी के इल्ज़ामात की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा। अब पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं कि हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ क्या क्या कर सकता है? पाकिस्तान के पास तो जो एज अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट सिफारती ऑप्शन है। पाकिस्तान के पास जिसको कहते हैं तस्वीराती कम्युनिकेशंस, उसकी ऑप्शंस हैं। उसके अलावा फोरम्स हैं जिसमें OIC है, जिसमें यूनाइटेड नेशंस है, मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, रीजनल मल्टीलैटरल फोरम्स हैं, SCO, एंड इन फोरम्स पे भारतीय हठधर्मी उनका झूठा बयानिया, उसकी हमें तस्वीराती स्टैट कम्युनिकेशंस के ज़रिए इस तरीके से तोजी पेश करनी चाहिए और उसको जो उसका झूठ है उसको साबित करना चाहिए। जैसा कि ये पुलवामा पे अभी मूवीज़ और उसकी पिक्चर्स की बात हो रही है, जो कि ये एज अ सॉफ्ट पावर भारत दुनिया को पावर करने के लिए, तो उसका एक इफेक्टिव काउंटर कम्युनिकेशन, क्योंकि हमारे पास जो ये पुलवामा में के रिस्पांस में और बालाकोट के बाद जब पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया तो क्लासिक टेक्स्ट बुक अफसानवी लेवल से आगे जाकर ये एक ऐसी दास्तान है हिम्मत और बलबले की और टेक्निकल कॉम्पिटेंस की कि जिसको पैकेज करके दुनिया के सामने रखने की ज़रूरत है। और ये बताना उनको होना चाहिए हमारा एंडेवर कि ये कितना बड़ा झूठ वो बोल रहे थे और वो अभी तक बोले जा रहे हैं। अभी नंदन जैसे पायलट को, जिसको पाकिस्तान ने उसको POW बना के वापस भेजा उनके पास, उसको वो मेडल्स दे रहे हैं। और वो बेचारा, अभी तो ये हमने सुना है कि उसने वो अपनी एयरफोर्स से भी रिटायरमेंट लेने का सोच रहा है। तो इस किस्म की जो उनके लगातार एक झूठ है और जिस पे हमें टेक्निकल बुनियादों पे हमारे पास वो सारा डेटा मौजूद है, उसकी हमें बालाकोट, काउंटर बालाकोट और उसकी PF के रिस्पांस और वो जो स्टैंड ऑफ था, उस पे एक कंप्लीट मूवी बन सकती है, उस पे TV सीरीज बन सकती हैं, उस पे हम डिजिटल मीडिया के जरिए दुनिया को आजकल बहुत से
टूल्स हैं जिस पे हम वो डिजिटल टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इसको दुनिया में फैलाएं, और ये दुनिया के सामने भारत का मकरू और चेहरा बेनकाब ये होगा। बिल्कुल जी नाज़रीन, यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे कि पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी अगले माह भारत जा रहे हैं, उन्हें क्या पॉइंट्स इंडियन लीडरशिप के सामने और कौन से नुक्ते शंघाई तावन तंजीम में अमन और सलामती के हवाले से उठाने होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम जी वर्ल्ड में एक मरतबा फिर खुश आमदेद। अब्दुल्ला शाद साहब, इस सारे तल्ख माहौल में, इस माहौल के बावजूद भारत ने पाकिस्तान को इन्विटेशन दी कि शंघाई तावन तंजीम की कौंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स के इजलास में पाकिस्तान शिरकत करे, और पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अब तस्दीक की है कि वो शंघाई तावन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास 4 और 5 मई को जो भारतीय शहर गवा में हो रहा है वहाँ उसमें शिरकत करने जा रहे हैं। अगरचे कि फ़ोरम शंघाई तावन तंजीम का, लेकिन यकीनी तौर पर इंडिया का दौरा है। आप क्या समझते हैं कि इस सारे तल्ख माहौल में कुछ मामलात में, कुछ दो तरफ़ा ताल्लुकात में इससे कुछ बेहतरी आ सकेगी? सर मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बेहतरी तो यकीनन वक्ती तौर पे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उनके 2024 के अंदर दोबारा इंतखाबात हैं और 25 तक उनको हिंदू राष्ट्र उन्होंने घोषित करना है। तो उन्होंने उसके लिए चाहे वो वक्ती तौर पे जो भी बात कर लें, लेकिन इसके अंदर ये नहीं हो सकता कि उनकी तरफ से जो उनकी जारहियत है किसी किस्म की कमी आएगी, क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स हैं और इसके अंदर जो जितनी कोशिशें हम मगरबी ज़राए इब्लाग को और उस बरादरी को समझाने की कोशिश करते हैं, अगर इंडिया के अंदर बाज़ एतदाल पसंद साउथ इंडियन हो गया पूरे का पूरा, उन्हें मसला कश्मीर की पाक भारत ताल्लुकात की नौइयत का ही नहीं पता, तो इसका फ़ायदा उठा के कोशिश करनी चाहिए कि जो भारत के एतदाल पसंद हल्के हैं उनके अंदर अपनी लॉबिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोई हिकमत अमली मुरतब कीजिए। डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, बड़ा अहम विजिट है, और अगरचे के साइड लाइन पे वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जयशंकर के साथ कोई मुलाकात नहीं, लेकिन चूँकि होस्ट मेज़बान ही जयशंकर हैं तो बहुत सारी मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं, साइड लाइन्स पे, डिनर्स पे ज्वाइन, और इसके अलावा कुछ और मुलाकातें भी एक्सपेक्टेड हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी और जयशंकर का जब आमना सामना हो तो बिलावल साहब कौन से नुकात जो हैं उनके सामने उठाने चाहिए? महज रस्मी तबादला ख्याल? जी मैं ये समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का दौरा है, ये दरअसल वो SCO की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जा रहे हैं। इसको भारत के दौरे के तौर पे नहीं देखना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ, मैं कोई ज़्यादा पुरुमीद नहीं हूँ कि भारत और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस में कोई तब्दीली या इम्प्रूवमेंट आएगी, क्योंकि भारत के जानिब से भी कोई पॉलिटिकल विल शो नहीं की गई है, जो खासतौर पे अगस्त 2019 के इक़दामात को रिव्यू करने के लिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान का भी आप देखें कि जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, अगर वो कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो करते हैं तो मैं समझता हूँ वो पॉलिटिकली भी कॉस्टली होगा हमारे वज़ीर ख़ारजा के लिए। तो असल मकसद जो है उनके जाने का, मैं ये समझता हूँ उसकी ये है कि वहाँ पे जाके SCO जैसा अहम फोरम उसको खाली नहीं छोड़ना चाहिए। वहाँ पे पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव तमाम ग्लोबल रीजनल इशूज़ पर देना चाहिए, और अगर भारत वहाँ पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो उसका मुदल्लिल बर वक्त उसी मौके पे जवाब देना चाहिए। जी, ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, शंघाई तावन तंजीम का बुनियादी मकसद ये था कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, पीस, काउंटर टेररिज्म, बड़े अहम इसकी जो जब इसकी बुनियाद डाली जा रही थी तो ये नुक्ते थे। तो आप क्या समझते हैं इंडिया पाकिस्तान के दरमियान इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने में और टेररिज्म के ख़ात्मे में, और इंडिया पाकिस्तान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने में क्या रशिया और चाइना कोई किरदार अदा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो अदा कर सकते हैं, और पाकिस्तान को एतमाद साजी का जो अमल है उसको बहाल करने पे जोर देना चाहिए, और जो गैर ज़रूरी और इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स हैं उससे इज्तनाब करना, उससे गुरेज करना, वो भारत को बावर कराना चाहिए। और उसके बाद ये जो हमारा पूरा नेशनल सिक्योरिटी का पैराडाइम है कनेक्टिविटी पे बेस्ड है, और अगर खित्ते में अमन नहीं होगा, भारत और पाकिस्तान ये आपस में ताल्लुकात को ठीक नहीं करेंगे,
तो वो हमारा जो ख्वाब है वो ख्वाब ही रहेगा। तो वो दोनों ममालिक के लिए और पूरे खत्ते के लिए उसमें नुकसान है। तो आई थिंक इस स्टेज पे उनको जो टीटीपी पाकिस्तान में जो कर रही है, जो कि बलूचिस्तान में प्रॉक्सी वारफेयर हो रही है और उस पे फॉरेन फंडिंग है, तो उसकी तरफ भी तवज्जो मबजूल करानी चाहिए और उसको ये मैसेज देना चाहिए कि इस तरह की इंस्टेबिलिटी और डिस्टेबलाइजेशन ये खत्ते के किसी मुल्क के भी हक में नहीं है। और मेरा ख्याल है कि ये चंद थीम्स हैं जिनको पूरी तकवीयत के साथ हमारे वज़ीर ख़ारजा को ये नुकात हाईलाइट उठाने करने की चाहिए। ज़रूरत है। जी बिल्कुल नाजरीन, जहाँ तक पुलवामा हमले के ऊपर सीतापाल मलिक के इंकशाफात का ताल्लुक है, पाकिस्तान को इन अहम तरीन और चश्मकुशा इंकशाफात को भरपूर अंदाज में आलमी बरादरी के सामने रखना होगा, जिसके लिए अपनी मरबूत और मौसर सफारतकारी को इस्तेमाल करना होगा ताकि भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का जो शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शिरकत का फ़ैसला है वो भी बहुत दुरुस्त है, चूँकि इस फोरम को खाली नहीं छोड़ना होगा। अब्दुल्ला शाद साहब, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली साहब, ब्रिगेडियर राशिद वली साहब, आप तीनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम जी वर्ल्ड की टीम को अगली इतवार तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।